जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ कांचना दो बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। अभी मेरी संस्कृत की जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी उसका लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ बिकॉज़ अभी करेंटली मैं तो अपना ट्राइपॉड भी नहीं लेकर के आई हूँ, मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं है अभी, और साथ ही मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ चल रहे हैं, उसकी वजह से लेक्चर आने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है। बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे जितना आता है संस्कृत में मैं आपको पढ़ा कर ही छोड़ूँगी। और अगर एक भी बच्चा मेरे पास मैसेज करता है ना, जिससे मुझे ये फ़ील होता है कि यार वो मेरे सहारे है या वो मेरे लेक्चर के सहारे बैठा हुआ है, क्योंकि यार यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप एक टॉपिक डालो, आपको उसके ऊपर हज़ारों से ऊपर भी वीडियो मिल जाएंगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर ऐसे सिचुएशन में भी कोई स्टूडेंट अगर मेरे लिए बैठा है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करती हूँ उस बच्चे की तरफ। तो इसलिए मैं कब से मैं खुद परेशान थी कि मैं लेक्चर लेकर के आऊँ। तो चलते हैं बिना लेट किए। थोड़ा-सा शायद क्वालिटी ख़राब हो सकती है, बट एडजस्ट कर लेना यार, कंटेंट अच्छा है और बहुत मेहनत की है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना, लाइक भी करना। चलो पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर स्टूडेंट से बात की थी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कारक, ठीक है। कारक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कारक होता क्या है, यानी कि एक सेंटेंस में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो संस्कृत में जो हम लोगों ने सीखा है, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, क्रिया मतलब कि जो वर्ब है, और कर्म यानी कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है। दीज 3 आर दी बेसिक थिंग्स। जिस भी चीज़ का सेंटेंस में क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि रामः गृहं गच्छति, इसका हम अगर हिंदी में देखें तो राम घर जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर राम की जगह पर लिख दें कौन घर जाता है, ठीक है, तो हमें आंसर मिल रहा है कि राम घर जाता है ना। या राम कहाँ जाता है, तो हमें आंसर मिल रहा है घर जाता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब कारक होते हैं, ठीक है। मैंने शुरू से ये कहती आई हूँ कि संस्कृत में आपको मैं उतना पढ़ा दूंगी कि आप संस्कृत पास कर लोगे, और संस्कृत आपको पढ़नी भी उतनी ही है कि आप संस्कृत पास कर लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पहले से आती है, देन वेरी वेल एंड गुड। बट अगर नहीं आती है तो अच्छा है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगाएं, उसको अच्छे से समझें और इसको पास करने के लिए यूज़ करें। तो कारक क्या होते हैं वो मैंने आपको बुक में दिखाया, ठीक है। कारक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शुरू से हिंदी की ग्रामर में पढ़ते चले आ रहे होते हैं। अब ये जो मैं बोल रही हूँ, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो ने, को, से, ये सब जो है ना, आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि ये हमारे 6 टाइप के आपके कारक होते हैं, ठीक है। लेकिन 2 और तो होते हैं, संबोधन और संबंध। वो क्या चीज़ होती है तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है संबंध और एक होता है संबोधन, ठीक है। ये दोनों कारक नहीं होते हैं, ठीक है। कारक सिर्फ आपके 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध एक विभक्ति होती है। क्या होती है? विभक्ति होती है, ठीक है। ये सब, ये जो 6 हैं ये भी विभक्ति होती है और साथ में संबंध भी विभक्ति होती है। लेकिन ये 6 कारक होते हैं, लेकिन संबंध कारक नहीं होता है। और अगर संबोधन की बात करें तो ना तो ये कारक है और ना तो ये विभक्ति है, ठीक है। संबोधन जो है ये कारक भी नहीं है, विभक्ति भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम शब्द रूप याद करते हैं तो आपने देखा होगा सबके लास्ट में संबोधन दिया हुआ होता है, हे, ओ, अरे करके। तो वो फिर क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि हम जब व्याकरण में हम बात करते हैं तो संबोधन को हम पहली विभक्ति में ही हम इंक्लूडेड मान लेते हैं, ठीक है। तो संबोधन क्या होता है? ये हमारा पहली वाली विभक्ति में इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडेड इन पहली विभक्ति, ठीक है। सो अभी मैं अगर यहाँ पर एक समरी दे दूं कि कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं 6। विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति होती है 7, ठीक है। बेसिकली ये 8 चीजें हमें पढ़नी होती हैं कारक में। लेकिन अब आपको पता है इसमें से कि कौन कारक है, कौन विभक्ति है, कौन क्या है, ठीक है। हम आगे चलेंगे, सबके हम चिन्ह देखते हैं, ठीक है। एक चीज मेरे दिमाग में था जब मैं कारक पढ़ रही थी कि क्या कारक में, कारक के जो श्लोक हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कारक के कौन से श्लोक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कि श्लोक आपसे कहा था, ठीक है। तो ये देखो, कर्ता के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्रिया को करने वाला, जो इंसान काम कर रहा है। जैसे कि राम घर जा रहा है, राम खा रहा है, राम पढ़ रहा है, तो ही विल बी कर्ता, ठीक है। अब इसके आगे इसका सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको छोड़ देना, इसको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कर्म क्या होता है? क्रिया का कर्म, ठीक है। करण यानी कि जो भी एक मीडियम होता है उस काम को करने के लिए। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पेन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो पेन या फिर जो कलम हुई, ये क्या हुई? करण हुआ, बिकॉज ये एक माध्यम, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फर्दर, संप्रदान। संप्रदान ये वो होता है जिसके लिए क्रिया की जा रही है, ठीक है। ये बेसिकली कोई इंसान भी हो सकता है या कोई एक ऐसा रीज़न जिसके लिए क्रिया की जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस दिया कि माँ बेटे के लिए खाना बना रही है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। बेटे के साथ संप्रदान कारक लगेगा। अपादान होता है जिससे क्रिया दूर हो या निकले। जब हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो ये हो गया अपादान कारक, ठीक है। उसके बाद होता है अधिकरण, लास्ट, जहां क्रिया संपन्न हो, यानी कि कोई ऐसा काम हो वो जिस जगह पर हो रहा हो वहां के लिए होता है अधिकरण कारक, ठीक है। अब देखो, कारक के नाम विभक्तियों के कुछ चिन्ह होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी से आगे जाकर के आपको कारक समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर, ठीक है। इसी तरह से याद कर लो, बिल्कुल इसी तरह से रट लो। फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ो। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा भी होता है ना, जिस मीडियम से हम कर रहे हैं, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होने के लिए, संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर। तो ये आपको, ये रटने का तरीका होता है, ये ऐसे ही आपको रट लेना है, ठीक है। और ये विभक्ति भी इस तरह से ही होती है ना, यानी कि कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है, करण की तृतीय होती है, चतुर्थी संप्रदान की, पंचमी अपादान की, षष्ठी संबंध की और सप्तमी विभक्ति होती है आपकी अधिकरण की। चलो ठीक है, एक एक कारक को हम एक एक सिंपल सेंटेंस से समझते हैं। हम पहले हिंदी सेंटेंसेस से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लेकर आऊँगी संस्कृत के सेंटेंसेस तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हिंदी के सेंटेंस से जब आपको समझ में आ जाएगा तो सिंपली आपको सिर्फ वर्ड्स की विभक्ति उस हिसाब से चेंज करनी जाएगी, बस। तो सबसे पहले अभी हम 6 कारकों को समझ लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है जो, वो है राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो ने, मैंने कर्ता का क्या चिन्ह बताया था? ने, है ना। तो जिसने काम किया या जो कोई काम कर रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पर राम क्या हुआ? कर्ता होगा। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में राम की कौन सी विभक्ति लगेगी? पहली विभक्ति लगेगी, प्रथम। और ये किस हिसाब से चलेगा? देव के हिसाब से, यानी कि जैसे कि देवः वैसे ही रामः, ठीक है। सेकंड है हमारा, राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। तो राम किसको पढ़ता है? तो हमें आंसर मिल रहा है पुस्तक को पढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पुस्तक क्या है? पुस्तक इज कर्म हियर, ठीक है। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड जो सेंटेंस है वो है राम पुस्तक से पढ़ता है ना। या फिर अगर यहाँ पर हो सकता था कि कलम से लिखता है, तो लिखने का माध्यम क्या है? मीडियम क्या है? कलम है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर कलम की तृतीय विभक्ति होगी, क्योंकि वो उससे या फिर उसके द्वारा कर रहा है ना, कोई मीडियम है वहां से कर रहा है। तो यहाँ पर राम जो है वो पुस्तक से पढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पुस्तक जो है ये करण कारक दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पुस्तक की तृतीय विभक्ति होगी। और तृतीय विभक्ति क्या होगी पुस्तक की, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारा चौथा है राम परीक्षा के लिए पढ़ता है। आप जब कुछ कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, किसी चीज के लिए कर रहे हैं ना, तो वो होता है हमारा संप्रदान कारक, है ना। के लिए, कोई पर्पस हो, कोई रीजन हो उसका, तो इसका मतलब यहाँ पर परीक्षा जो है वो रीजन है, ठीक है। तो परीक्षा में लगेगा संप्रदान कारक की विभक्ति, जो कि होगी चौथी विभक्ति, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, राम घर से विद्यालय जाता है, ठीक है। तो घर, मैंने आपको क्या बताया था? अपादान और करण, आप देखेंगे तो दोनों में से आता है, ठीक है। करण से, अपादान से। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, जो करण यानी कि तृतीय विभक्ति वाला जो से होता है, वहां पर हम अलग नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर हम एक मीडियम बोल रहे होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि तुम हाथ से काम करते हो, तुम पैर से काम करते हो, वो वाला से है। लेकिन अपादान में जो से होता है वो किसी चीज को किसी चीज से अलग करने के टर्म में होता है। पृथक मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है अपादान का मतलब है से पृथक, इसका चिन्ह है से पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो कोई, अगर आपको अपने कॉलेज जाना है या आपको अपने स्कूल जाना है,
तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको एक जगह से निकलना पड़ेगा ना, आपको या तो हॉस्टल से निकलना पड़ेगा, यानी कि आप जब हॉस्टल से अलग हो रहे हो तब आप कॉलेज जा रहे हो। उसी तरह जैसे राम है वो जब घर से निकलेगा तभी तो विद्यालय जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर घर जो होगा अपादान कारक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद है राम किताब पर लिखता है ना, तो अधिकरण होता है में पर, ठीक है, किसी चीज के ऊपर या किसी जगह में, किसी जगह पर। तो राम किताब पर लिखता है, तो किताब पर लिखता है, पर से पहले कौन सा है, किताब आया, इसका मतलब यहाँ पर किताब जो है इसका अधिकरण कारक लगेगा। ओके, सो अब ना एक एक सेंटेंस में तुम लोग को संस्कृत में भी बता देती हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, देवः पठति, यानी कि देव पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर कर्म नहीं है, कैसे आपको पता चल रहा है, अब तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। देव करता है ना, और पठति ये क्रिया है, तो कर्म तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये अकर्मक धातु है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अकर्मक है। अकर्मक मतलब कि जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्ता, यानी कि यहाँ पर देव की पहली विभक्ति लगी है, कर्ता कारक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं, अब ये देखो वही सेम सेंटेंस है लेकिन हमने यहाँ पर कर्म भी ले आए एक, है ना, तो अब ये सकर्मक हो गया, यानी कि विद कर्म हो गया, तो दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, यहाँ पर कर्म भी आ गया है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया हमेशा से, कर्म किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो कर्म की विभक्ति कौन सी होती है, हमेशा दूसरी विभक्ति होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म की विभक्ति किसके साथ लगेगी, पुस्तक के साथ, क्योंकि पुस्तक ही कर्म है। तो पुस्तक की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, है ना। आपने, इसीलिए मैंने कहा है कि संस्कृत में आगे बढ़ने के लिए शब्द रूप धातु रूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही क्रूशियल है, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें मान लो कारक समझ में आ गया, तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर मुझे पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगाना है, लेकिन अब तुम्हें पता ही नहीं है कि इस शब्द का XYZ कोई भी शब्द हो उसकी पंचमी विभक्ति क्या होगी, तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें शब्द रूप और धातु रूप ही याद नहीं है। इसलिए शब्द रूप धातु रूप याद करो सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ करो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी विभक्ति की तरफ, अपने तीसरे कारक की तरफ, जो कि होता है हमारा करण कारक, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था करण कारक मतलब कि मीडियम जो होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि देव पढ़ता है, ठीक है, देव पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसको ही हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करके देखें कि देव पुस्तक से पढ़ता है, देव किस चीज से पढ़ता है ना, या फिर यहाँ कलम भी हो सकता था, तो उसकी तृतीय विभक्ति लगेगी, यानी कि पुस्तकेन पठति। उसके बाद चौथा हमारा होता है संप्रदान, यानी कि के लिए, तो देवः परीक्षायै पठति, परीक्षा है ना, परीक्षा के लिए पढ़ता है ना, तो परीक्षा किसके हिसाब से चलेगा, माला के हिसाब से चलेगा। माला स्त्रीलिंग है, आकारांत है, तो उसके हिसाब से उसकी चौथी विभक्ति होती है मालायै, तो उसी हिसाब से हम परीक्षा का लिखेंगे परीक्षायै, यानी कि देव जो है वो परीक्षा के लिए पढ़ता है, देव करता है, संप्रदान कारक लग रहा है, और पठति क्रिया, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवा है हमारा अपादान कारक, वृक्षात् पत्राः पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पंचमी में क्या होता है, से मतलब अलग होने के लिए होता है, हमने वृक्ष की पंचमी विभक्ति लगाई है और यहाँ पर लिखा है वृक्षात्। अब हमने ये कारक तो देख लिए, उसके बाद हम बीच में यहाँ पर एक संबंध भी देख लेते हैं। संबंध, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कारक नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर आपको इसे सेंटेंस में यूज करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो किसी भी शब्द की आप छठी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देव शब्द है वैसे ही राम भी है, तो इनकी छठी विभक्ति क्या होती है, देवः देवम देविना देवाय देवात् देवस्य, ठीक है। तो उसी तरह रामस्य, तो अहम रामस्य मित्र अस्ति, यानी कि मैं राम का मित्र हूँ या मैं राम की मित्र हूँ। उसके बाद हमारा छठा और जो लास्ट कारक आता है वो है हमारा अधिकरण, यानी कि में पर, सप्तमी विभक्ति जिसकी लगती है, ठीक है। तो जिसके लिए हमारा अधिकरण यानी में पर आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है वृक्ष पर पत्ते हैं, तो संस्कृत में है वृक्षे पत्राः सन्ति, ठीक है। तो वृक्षे किस पर बात कर रहे हैं हम, वृक्ष पर पत्तों की बात कर रहे हैं, तो वृक्ष की हमारी सप्तमी विभक्ति लगेगी, और वृक्ष किसके हिसाब से चलेगा, वन के हिसाब से चलेगा, तो वने या फिर उसी हिसाब से हो गया वृक्षे पत्राः सन्ति। तो अब आई होप कि अब आपको मैंने दोनों तरह से हिंदी और संस्कृत दोनों के सेंटेंसेस में कारक समझा दिया है बहुत ही इजीली। देखो अब होता क्या है कि इसमें आपका एक और चीज आती है, कहीं कहीं होता है एक कर्मक धातु द्विकर्मक धातु, मैंने आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया दिखा दी, लेकिन एक होता है एक कर्मक धातु द्विकर्मक धातु, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म जो होता है हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है, तो उसके लिए कुछ धातु हैं, कुछ 16 धातु हैं जो आते हैं, तभी आपको द्विकर्मक देखनी, मतलब जब वो आए अगर आपको सेंटेंस में दिख गए
तो समझ लेना कि यहाँ पर द्विकर्मक है और मुझे यहाँ पर एक मेन कर्म मिलेगा और एक दूसरा कोई और कर्म मिलेगा। वो 16 धातु आपको रटने हैं, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना मैंने अभी तक आपको बताया है इससे आपका कारक का काम हो जाएगा, अगर आपको शब्द रूप धातु रूप याद है तो। लेकिन फिर भी क्योंकि अब सिलेबस में है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि आपने ये तो नहीं बताया, तो इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ।